ज़राटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान, ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज जुमा है, आज हम आपकी कॉल्स लेंगे। फ़ोन लाइन्स हमारी खुली हैं, नंबर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। हमारे पास कॉल्स हैं अभी कराची, हैदराबाद, लेकिन पहले चलते हैं नवाबशाह, जहाँ से कामरान अली भाई हमारे साथ हैं। कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम। करप्शन ख़त्म करने के जो दावेदार बनते थे वो ईमा के, मगर अपने बहुत कमज़ोर निकले हैं। जो देते थे सदा इल्ज़ाम औरों को करप्शन का, ये अरबाब हुकूमत खुद भी टैक्स चोर निकले हैं। अच्छा ये अवाम के टैक्सों के पैसों से जो है अशराफिया दुबई के अंदर महलात खड़े कर रही है। और दूसरा ये है कि जो आज़ाद पाकिस्तान है वहाँ के लोगों के लिए बिजली 3 रुपए की है, और जो गुलाम पाकिस्तान है वहाँ 75 रुपए यूनिट है। तो ये क्या ये खुला तजाद नहीं है वसतुल्लाह साहब? बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि जब तक हम कुर्बानियाँ नहीं देंगे तो तब तक जो है कोई आज़ादी हासिल नहीं हो सकती है। आज़ाद कश्मीर की बात, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं उसी की कुर्बानी देंगे। और दूसरी लॉजिक है क्या? दूसरी बात यह है कि ये टैक्स चोरों ने दुबई में महलात खड़े नहीं किए, उनके कागज़ पूरे हैं और लीगल हैं। हाँ, और रावणवार को आप टैक्स चोर नहीं कह सकते। हाँ, वो वहाँ पूरे उसने रसीदें वसीदें उसके पास, टैक्स नहीं चोरी की। ठीक है। और डॉक्टर कौन है? डॉक्टर मुख्तार, डॉक्टर मुख्तार गुर्दे वाले, उन्होंने तो गुर्दों का कारोबार किया, टैक्स तो कहीं से नहीं चोरी किया। चलें आगे बढ़ते हैं। कराची से डॉक्टर हसन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम। वसतुल्लाह खान साहब से बात करना चाहता हूँ मैं। जी वो मौजूद हैं। आप खामोश हो जाएं, मैं भी खामोश हो जाऊँ। हाजिर। बस सही है। वसत भाई आदाब अर्ज़ है। आदाब। मैं डॉक्टर हसन बोल रहा हूँ कराची गुलशन इकबाल से। जी सर, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। बहुत खुशी हुई, आपने इज्जत दी। मैं काफी अरसे बाद आपसे रब्ता हुआ मेरा, मैं डायल कर रहा था, बिजी हुई लाइनें। अच्छा, पूछना ये चाह रहा हूँ सर कि देखिए लाइन जाता है अदालतों में, वहाँ हेयरिंग भी होती है, टाइम भी लगता है उस पर, उसकी फीस भी खर्च होती है, जजेस एक जजमेंट भी पास करते हैं, कराची में हो या मतलब सिंध हाई कोर्ट हो या पंजाब हाई कोर्ट हो, जो भी हो, वहाँ भी चीफ जस्टिस होते हैं। ठीक है, वो जजमेंट में पास कर दी उन्होंने, लेकिन फिर वो चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उसको जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से वो नल एंड वाइड हो जाता है, उसको वहाँ से आज़ादी रिहाई मिल जाती है, वो चला जाता है, मुस्लिमों को सजा भी नहीं होती। डॉक्टर साहब सर सुने देखिए, ये भी तो चीफ जस्टिस हैं सारी अदालतों के, पढ़े लिखे काबिल हैं, हेयरिंग होती है, जजमेंट पास होता है, सजा मिलती है, लेकिन यहाँ से वो वहाँ जाता है, वहाँ से रिलीफ हो जाता है, रिलीफ उसको सजा नहीं मिलती। तो सब चीफ सुप्रीम कोर्ट क्यों बनाई गई है फिर? ठीक है, हो गया। जी सर बोलिए सर। अच्छा, थैंक यू सर, शुक्रिया, खुश है। ये वो जो एडिशनल सेशन जज होते हैं जो सजाए मौत सुनाते हैं, वो भी बहुत काबिल होते हैं और वो बहुत ही बोर्ड वोर्ड से सिलेक्ट होके आते हैं, लेकिन उनकी जो सजाए मौत है वो जो लीगल वजूहात हैं उनकी बुनियाद पे हाई कोर्ट में तब्दील हो जाती है या ख़त्म कर दी जाती है। इसी तरह हाई कोर्ट के जो फ़ैसले हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके उनमें तब्दीली भी हो सकती है और उन्हें जूं का तू भी रखा जा सकता है। मतलब एक ब्रश से ज़ाहिर है हम रंग नहीं कर सकते कि ऐसा ही होता है सुप्रीम कोर्ट में हर मुकदमे के साथ या हाई कोर्ट में हर मुकदमे के साथ। डिपेंड करता है कि कौन सा मुकदमा है, और जो जजेस हैं, जजेस भी आखिर इंसान हैं। हो सकता है कि जो एडिशनल सेशन जज हो उससे कोई पहलू चूक गया हो, तफ्तीश में कोई नक्स हो, या हो सकता है कि हाई कोर्ट का जज जो है वो सही तरीके से उस तरह ना देख पाया हो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में देखा गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में एक और ऑप्शन भी है कि आप नज़र सानी की दरख्वास्त भी दे सकते हैं उन्हीं के फ़ैसले के ख़िलाफ़। तो ये ऑप्शन सारे मौजूद हैं, लेकिन ये तो हो गया मेरी मंतक। बात आपकी इस हद तक दुरुस्त है कि इतना प्रेशर है अदालतों पे, नीचे से लेके और ऊपर की अदालत तक, कि ये इंसानी जो सलाहियत है उसमें नहीं आता। कि मसला कहा यह जाता है कि तकरीबन 18 से 19 लाख मुकदमे ऊपर से नीचे तक इस वक्त मौजूद हैं, और कहा यह जाता है कि अगर इनकी रोज़ाना समाअत हो और पूरे के पूरे जो जजों की असामियाँ खाली हैं वो भी पुर कर ली जाएँ तो कम से कम 150 साल लगेंगे मौजूदा पाइल को ख़त्म होने में। तो इंसाफ मिलना, मगर देर से मिलना या मरने के बाद मिलना, मेरे ख़्याल में ये भी नाइंसाफ़ी है। शायद इसी वजह से आप थोड़े से तैश में हैं।
लेकिन फिर भी जितने भी मुकदमात का फ़ैसला होता है वो एक नौइयत का नहीं होता, डिफरेंट तरीक़ों से होता है। और वो साहब बेसिकली आइन का एक बुनियादी हिस्सा है अपील। नीचे से जब आप अपील का हक तो हर एक को है ना, अब उसमें ज़ाहिर फिर टाइम लग जाता है। तो चलें हैदराबाद से, और हर केस सुप्रीम कोर्ट भी तो नहीं पहुंचता ना। हाँ, बट इनकी शिकायत ये थी कि चलते जाते हैं केसेस। हाँ। हैदराबाद से हसन अली साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, विदाउट बैरियर आपकी खुली अदालत को सलाम। अब मुझे ये बताया, अभी जो आज़ाद कश्मीर वालों ने आइंस्टाइन का नया लाठी बर्दार जो फार्मूला इजाद किया है, तो क्या अब इसी फार्मूले से ही पाकिस्तान में रेट सारे तय होंगे, या IMF ये वो सारी चीज एक तरफ हो गई, एकदम जो है रेट जितना 3 रुपए और 5 रुपए यूनिट के, तो अब ये क्या हम अपने मुल्क में ही जहाद करेंगे कि अपने खिलाफ अपने लोगों से? ये कुछ का कोई हल है नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पैकेज का ऐलान किया आज़ाद कश्मीर के लिए। उनकी ज़ाहिर ग्रीवेंसेस हैं, जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन जिनको वो पैकेज नहीं मिला, पाकिस्तानी सिटीजन, वही सवाल तो उठाएंगे कि ग्रीवेंसेस तो सबकी हैं सर। 18.5 रुपये या 28 रुपये की बिजली अगर 3 रुपये में है तो बाकी लोगों के लिए भी होनी चाहिए। देखिए, एक तरफ ये बात तो सही है कि जब आवाम सड़कों पे निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करे, ठीक है ना। लेकिन यही बात, अब जैसे आपको पता है, कल परसों हम बलूचिस्तान में, मैं था क्वेटा में, वहाँ पे बार बार बलूचिस्तान की बात हो रही थी, तो लोग यही, वहाँ पे भी ये सवाल उठा कि हम कितने अरसे से सड़कों पे हैं, हमारा तो कोई मुतालबा पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज़ाद कश्मीर का जो है वो चंद दिनों के अंदर हो गया, 5 दिन में। हाँ, 5 दिन में हो गया। तो इसलिए ये सवाल एक जेन्युइन सवाल जो है। हाँ। और वहाँ क्वेटा में जो ये लिटरेरी फेस्टिवल में जो सवाल उठ रहा था वो ये था कि क्या इससे हम ये भी एक नतीजा निकालें कि आज़ाद कश्मीर की जो अहमियत है स्ट्रेटिजिक, वो ज़्यादा है और हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कि हम पूरा सूबा जो है उसमें जो महरूमी का एहसास है या जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं होते। तो बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी के पास भी इसका, लेकिन पता है इस पर थोड़ी सी हमें अपनी रिसर्च करके और कोई जो इस पर जो बाकी हमें कोई एक ठोस जवाब दे सके। अच्छा, मैं इस हद तक तो आपको बता सकता हूँ कि अगर ये एजिटेशन ना भी होता तब भी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, उनको सब्सिडाइज रेट पे आटा जो है वो फेडरल हुकूमत पाबंद है बुनियादी चीज़ें जो हैं वो फराहम करने की। तो यही वजह है कि जब वो इजाफ़ा होता है, तो अब पिछले साल मुझे याद है गिलगित बल्तिस्तान बंद हो गया था, उस पर हुआ, तो फिर हुकूमत ने एक पैकेज दिया, यही फार्मूला जो आज़ाद कश्मीर में लागू हुआ है पहले गिलगित बल्तिस्तान में लागू हुआ है। अच्छा, और उसका हुकूमत इसलिए भी वहाँ डर जाती है कि कश्मीर है मुतनाज़ा इलाका है, और अगर वहाँ गड़बड़ फैल गई और उस गड़बड़ ने कोई नया रुख इख्तियार कर लिया और किसी बैरूनी ताकत ने वहाँ आग में हाथ तापने शुरू कर दिए, तो हुकूमत की मुश्किल ये है। लेकिन मुश्किल से कतई नज़र आम आदमी जो है उस पिंडी में जो रह रहा है या सांगड़ में जो रह रहा है, उसके लिए समझना मुश्किल है कि यार ये हो क्या रहा है। तो वो मुतनाज़ा इलाका है और ये चूँकि अपना इलाका है तो खैर है, मुतनाज़ा मगर सेंसिटिव। तो जी ज़रा फरीद तैयब साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, आज माशाल्लाह से सारे लोग मौजूद हैं, तीनों अफराद माशाल्लाह जी, वेरी गुड लुकिंग। अच्छा मोहतरम, हमने ये चौथी कॉलेज कोई 8-10 महीनों में, तो पहली बार मैंने एक दरख्वास्त की थी, आप लोगों ने वो कभी नहीं चलाया। आज देखिए वाजे हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी क्या क्या गालियों में अगर काउंट किया जाए तो हम शायद सरे फेरिस्त होंगे। मैंने मोइन अख्तर के एक प्रोग्राम का आपको बताया था, गालियां देते थे, वो बात हकीकत हो गई। फिर मैंने एक कॉल किया था इलेक्शन से पहले, जिसमें मैंने कागजाते नाम सर यस जी प्रूव हो गई, बिल्कुल प्रूव हो गई, और आज तक उसका डंका बज रहा है। ठीक है ना, देखिए बिल्कुल वैसे ही होता जा रहा है सब कुछ। इनसाइड जो बताएं, ये 23 अरब रुपए जो दिए हैं आप लोगों के पास भी कैलकुलेटर होगा, 23 अरब रुपए 45 लाख लोगों के ऊपर एकदम से ग्रांट अनाउंस कर दी एजिटेशन पे। जरा कैलकुलेट कर रहे हैं फर्दन कितने लोगों को मिले। 23 अरब रुपए की ग्रांट एकदम से अनाउंस की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आजाद कश्मीर के लिए।
अब ये किस किस्म का मैकेनिज्म है, क्या आज़ाद कश्मीर अलग से है? मैंने सूबों की भी एक बार बात की थी कि या तो सूबाई दर्जा दे दें सब लोगों को, 4 सूबे क्यों कहते हैं, 6 सूबे कहाँ करें, ये भी मैंने अपने एक कॉल में कहा था। 4-5 कॉल है मेरी शायद। मगर इन सब चीजों के जवाब देखिए अब खुद ब खुद सामने निकलना शुरू हो जाए। आधा तो मैं जर्नलिस्ट हो गया आप लोगों का प्रोग्राम देख देख कर माशाल्लाह, और पहले से भी देख रहा हूँ डॉक्टर शाहिद मसूद और मुख्तलिफ लोगों के प्रोग्राम से काफी कुछ इल्म हासिल हुआ और कुछ अच्छा भी लगा, कुछ बुरा भी लगा। मगर हकीकत में अब ये सब चीजें हो रही हैं तो इसका एक राय है आप लोगों के लिए भी। एक राय ये है कि आप तमाम जर्नलिस्ट एक प्रोग्राम खुद कर लें ईद बकरीद के अलावा वाला, और उसमें बैठ के अपना लाहे अमल तय करें मिल के कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक। और कुर्बानी के वक्त भी आ रहे हैं, तो कुर्बानी की आप मुझसे साहब बात कर रहे थे, तो कुर्बानी क्या मतलब, अभी तो आ रही है बकरीद इंशाअल्लाह ताला अगले महीने, तो फिर क्या कुर्बानी पूरी कौम तो देती है, दूसरी वाली कुर्बानी भी दें या क्या करें? ठीक है, मतलब अब समझ में ठीक है, ठीक ये है। आपने बहुत हमारी मुश्किल आसान कर ली। हम सोच रहे थे कि जो ईद की प्रोग्रामिंग है उसमें हमें कौन से मौज़ूआत करने चाहिए, तो कुर्बानी की ये बात कर रहे हैं कि कुछ आइडिया एक में मिल गया, थोड़ा इस पर गौर ख़ौस करेंगे। फिर क्या किसी कसाई को बुलाएंगे, स्पेशल प्रोग्राम करेंगे, क्या करेंगे? बड़ी मुख्तलिफ किस्म की कुर्बानियाँ होती हैं। अच्छा, हाँ, कुर्बानी तो हम दे ही देंगे। खुल के बात करो या बात ना करो? नहीं, यही नहीं, मैं वो सोचता हूँ जो इन्होंने हवाला दिया था वो मैं आपको ब्रेक में आपको याद कराता हूँ। अच्छा, आपको अभी याद नहीं आ रहा? हाँ, अच्छा, प्रोड्यूसर साहब कोई हैं कॉल से, हम क्या करें हम? हाँ, अच्छा, राहील अशर राहील भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, आज मैं बात करूंगा ये जो आज अपना हमारे चीफ जस्टिस साहब जो काजी फायद ईसा ने जो बात की, अभी साहब ने भी राजी आज नंबर 1 है, उन्होंने ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया है अपना फैसल वाडा और अपना जो MQM के जो है मुस्तफ़ा कमाल देना चाहिए, ठीक है। पर मेरा इससे है कि जी माजरत के साथ वन साइडेड नहीं होना चाहिए। जस्टिस जो हम काफ़ी अच्छे से देख रहे, देखें PTI के मैं नाम लेता हूँ, रऊफ हसन हो गए, ये शाहीन एक हो गए, उनके जो हैं शाहीन हैं, और ये जो है मरवत, उन्होंने चीफ जस्टिस के लिए जब बल्ले का निशान दिया था, बैट का निशान PTI से, तो जब क्या उन्होंने चीफ जस्टिस की किस अल्फाज इस्तेमाल किए थे। फिर इस्लामाबाद के जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उनको किस तरीके के अल्फाज से PTI ने किया है। देखिए हम पाकिस्तानी, हमें समझ आ रही है कि जी आप एक तरफा इंसाफ ना करें, एक तरफा करेंगे तो ये बात हमें नहीं हजम होगी कि जी एक लोग हैं वो ठीक है तौहीन अदालत करते हैं तो आप उनको सजा दीजिए, वही तौहीन अदालत अगर PTI के लोग करते हैं तो उनको माफ है। देखिए इस मुल्क में दोहरा कानून नहीं होना चाहिए। अदलिया के ऊपर बात करते हुए हमें संभल के बात करनी चाहिए, पर अदलिया को भी इंसाफ करते वक्त देखना चाहिए कि जी हम इंसाफ सबके लिए बराबर कर रहे हैं। PTI को केस आज अपील आती, केस लगता है, कल उसकी हेयरिंग होती है, अगले दिन वो उसकी बेल हो जाती है या फैसला हो जाता है। जैसे कल 25 लोगों को उन्होंने बेल दे दी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं केस करने जाऊँ कोई हाई कोर्ट में, तो मुझे तो मेरा ख्याल मेरा पोता जाके उस केस का फैसला सुनेगा। तो ये इतना डिफरेंशिएट क्यों किया हुआ है जब दुनिया में हमारी जुडिशरी का नंबर किस नंबर पे है? ठीक है, इसीलिए है। ये वही बात है जो कल इमरान वसीम साहब भी कर रहे थे ना, कि अब देखें तौहीन होनी चाहिए। अगेन अगर हम कहते हैं ना कि जस्टिस इज़ ब्लाइंड, तो फिर ये नहीं देखा जाता कि इसकी बैकग्राउंड क्या था, इसका इंटेंशन क्या था। तो अगर पगड़ी उछालने पर करना है तो शायद फिर डाउट कहने पर निहाल हाशमी, ये तो बड़ा ये एक लंबी कहानी है, ये कोई एक दफ़ा नहीं हुआ। मतलब हमने हमेशा देखा कि किसी को होता है, किसी पर नहीं होता। लेकिन टेक्निकल पॉइंट तो इनका मेरा ख्याल है दुरुस्त है। और कल जैसे वसीम साहब भी बोल रहे थे ना कि इस पर तो बड़ा हुआ था, लेकिन वही मेरे ख्याल के मोअज़्ज़ज़ जज साहब अतर मिल्ला साहब के बयान भी कह रहे थे कि उस वक्त शायद कोई दूसरा रवैया था, इसमें शायद इतना मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट है, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें नज़रअंदाज की हैं, बहुत सारी, और ख़ास करके चीफ जस्टिस ने की हैं, क्योंकि इनका हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि हमें हर तनकीद पे या हर व्लॉगर पे हमें एक्शन नहीं लेना। लेकिन ये जो मेरा ख्याल है अब वो इसलिए शायद कर रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं बल्कि रियासत के दूसरे इदारों के जो सेल्फ अपॉइंटेड लोग हैं वो भी धमकियां दे रहे हैं। और ये सब देखें, ये जो अभी अगली ये क्वेश्चन उठाया है मुदाखलत वाला,
ये पहले इस तरह से नहीं उठा जिस तरह से अभी खतूत सामने आ रहे हैं हाईएस्ट लेवल पे, आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो जुडिशरी विल बी जस्टिफाइड इन थिंकिंग कि हमें ये बैक फुट पे लाने के लिए हम पे एक ऑफेंसिव, हमारे ऊपर अटैक डॉग्स छोड़े जा रहे हैं ताकि हम फिर चुप करके बैठ जाएं। तो पीटीआई के जिन लोगों के उन्होंने नाम लिए, सुनो लेटर उनका भी करना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ नहीं हो सकता। वही इसीलिए आई मीन कंटेम्प्ट शुड बी कंटेम्प्ट देन ना, या तो फिर नहीं होनी चाहिए, सीधी सीधी बात है ना। वक्फे का क्या है शायद? जी मेरा ख्याल है एक वक्फा ले लेते हैं, वापस आएंगे तो आपकी मजीद फिर कॉल्स लेते हैं। वेलकम बैक। कराची से हैं फैसल सिद्दीकी साहब। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा सवाल वसतुल्लाह साहब से है। मैं तो एक सबका सवाल बात वसतुल्लाह साहब पूछना से। चाह रहा हूँ कि सर ये जो अभी सिलसिला चल रहा है दुबई लीक्स का, तो इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं जिनकी वहाँ पे प्रॉपर्टी है। इसमें बलूचिस्तान असेंबली के भी कुछ लोग हैं, उनके भी नाम है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इसमें साबिक हैं एसएसपी राव अनवार साहब, उनका जो जिक्र है वो बड़ा आपके प्रोग्राम में बड़ा चढ़ा के किया जाता है। क्या इसकी कोई खास वजह है और उनकी तरफ से कभी कोई मौक़िफ़ भी नहीं लिया जाता? तो ये ज़रा सा मुझे बताइएगा कि हमारे बहुत से दोस्त हैं जिनका ताल्लुक राव कम्युनिटी से है और हमारी बहुत अच्छी निस्बत है उनके साथ, तो वो भी ये गिला रखते हैं कि आखिर उनका मौक़िफ़ आपकी तरफ से नहीं लिया जाता और एक तरफ की बात की जाती है, क्योंकि इसमें तो बड़े बड़े लोग हैं, उनका जिक्र कम किया जा रहा है, इनका जिक्र ज्यादा किया जा रहा है। इसकी कोई खास कोई वजह कोई ये जरा अगर बता सकें। जी जी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। पहली बात तो ये है कि चूंकि वो राव हैं इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं, इस बात को दिल से निकाल दें। दूसरी बात ये है कि राव अनवार एक यूनिक कैरेक्टर हैं। उन जैसा ये मतलब एक फिल्मी कैरेक्टर हैं अगर इनकी पूरी प्रोफेशनल ज़िंदगी को देखा जाए। और जो भी हैं ये इल्ज़ामात नहीं हैं, मसलन उनकी जो प्रॉपर्टियों की डिटेल्स हैं और वो लीगल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके कागजात पूरे हैं, लेकिन डिटेल्स जो हैं वो ठीक हैं। नंबर 2, जो उनके बारे में कहा जाता है कि वो किन किन चीज़ों में मुलव्विस रहे हैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पे या बाकी जो चीज़ें हैं, ये हम नहीं कह रहे। उनके ख़िलाफ़ जो इंटरनल इंक्वायरियाँ हुई या जो पुलिस रिकॉर्ड है वो ये कह रहा है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। जब से वो 2019 का है ना, 2019 का नकीबुल्लाह का वाक़या 2019, उसके बाद से ये कोई सैकड़ों दफ़ा ये सारी चीज़ें दोहराई जा चुकी हैं, मीडिया पे भी और वैसे भी और कोर्ट में भी। तो कोई इनमें से बात नई नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जब इल्ज़ामात किसी पे लगते हैं तो फिर इल्ज़ामात दरअसल उस फूले हुए मुर्दे की तरह होते हैं जो इत्तलात के समंदर पे वो लाश जो है वो घूम रही होती है। अनलेस के उन इल्ज़ामात का कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब या रास्ता ना निकल आए या उनकी तदफीन ना हो जाए बावकार तरीक़े से। तो राव साहब जो हैं वो भी बीसियों इंटरव्यू दे चुके हैं, चैनलों को, इंटरनेशनल मीडिया को, लोकल मीडिया को। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें कोई इतना सेंसिटिव होने वाली बात नहीं है। और जो बाकी लोग हैं, अब जाहिर है कि हज़ारों लोग हैं जिनके नाम उस फहरिस्त में शामिल हैं, लेकिन जो हैं मसलन सियासतदानों के नाम भी हैं, जर्नलों के नाम भी हैं, हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी हैं। तो उनका ज़िक्र जो है वो होता रहता है और होता रहेगा। इसलिए आप मुसलसल जो है वो जो कहते हैं ना हमारे साथ बने रहिए, और ये चीज़ें जो हैं सामने आती रहेंगी, सिर्फ राव साहब के बारे में नहीं और लोगों के बारे में भी, और अब बहुत सौ के बारे में हम कह भी चुके हैं। और दूसरा ये कि जैसे कल के प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया राव अनवार साहब की प्रॉपर्टीज़ का, तो हमने उनका मौक़िफ़ भी दे दिया जो वो खुद कहते रहे हैं, जो चीज़ें वो एडमिट करते रहे हैं या जो भी उनका नुक्ता नज़र है
वो हम कोशिश करते हैं कि अकोमोडेट करें। हमने समूह की भी बात की थी, लेकिन समूह बरादरी की तो हमें कॉल नहीं आई। डॉक्टर मुख्तार साहब की भी एक बात की थी, लेकिन हमें किडनी सेंटर से भी कॉल नहीं आई। किसी डॉक्टर की कॉल नहीं आई या किडनी सेंटर से या मतलब जितने भी डॉक्टर, अभी डॉक्टर हसन साहब ने कॉल की, उन्होंने तो बिल्कुल नहीं कहा कि यार आप डॉक्टरों का नाम ले रहे हैं। तो रावनवाल साहब का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक भी होता ना, तो शायद फिर हम उनका जिक्र फिर भी करते हैं। डॉक्टर अकबर आवान साहब, डॉक्टर साहब इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर 28 मई 98 को जब हमने एटमी धमाके किए थे, जी जी, उसके कुछ दिन बाद, मेरे ख्याल एक हफ्ता बाद, पेंटागन से कोई एक नक्शे मैप, वर्ल्ड मैप लीक हुए थे, जिसमें बताया गया था कि इस एरिया में जो पाकिस्तान है वो नहीं है। 2025 के वो पेंटागन से लीक नहीं हुआ था। लैंड नक्शे वो पेंटागन से लीक नहीं हुआ था। जी जी, पेंटागन से नहीं, वो पेंटागन से लीक नहीं हुआ था। नहीं, हेलो जी जी जी, वो पेंटागन से लीक नहीं हुआ था। एक कोई छोटी सी, आप क्या टीवी भी चला रहे हैं साथ साथ? नहीं सर, टीवी अच्छा, वो पेंटागन, मुझे पता है आप किस नक्शे की बात कर रहे हैं। उसमें वो मेरे ख्याल ग्रेटर बलूचिस्तान भी है, ये वो। लेकिन अपनी बात पूरी कर लेना। चलिए अपनी बात बता तो दें ताकि पूरी बात कर लें। जी, मैंने जो उस वक्त अखबार में पढ़ा था, मुझे कंफर्म याद है कि अखबार में मैंने यही पढ़ा था कि 2025 का जो नक्शा उन्होंने बनाया वो बदल जाएगा। इस एरिया में पाकिस्तान नहीं है, बल्कि वो जाहिर है अभी तक नहीं बदला, तो क्या अभी एक साल बाकी है। तो अब ब्रीफली जल्दी से अपना कमेंट दे दें ताकि फिर हमें ब्रेक पे भी जाना है। तो कमेंट सर यही है कि आप 2024 में जो कुछ हालात बन गए हैं या नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे जो एलीट क्लास है या हुक्मरान हैं, उनको ज़हन में रखना चाहिए। ठीक है, गलतियां तो हमारी हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उन्होंने भी अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा उसको भी मदद। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो कोई मतलब साजिशें तो हो रही हैं मुल्क, जाहिर है, बिल्कुल उनको रखना चाहिए। लोगों ने अपने मैप्स भी बनाए हुए हैं। हाँ चलें, ठीक है, एक ब्रेक, ख्वाहिशें ऐसी। हाँ, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे तो फिर आपकी मजीद कॉल्स लेते हैं। वेलकम बैक जी। और अगले कॉलर हैं रब नवाज साहब रहीम यार खान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? सर बस वैसे के वैसे ही, आप सुनाएं। गर्मी है, बहुत गर्मी है सर। मैं आप तीनों को ना थोड़ा सा गवर्नमेंट को, आप तीनों के तवसल से ना, मैं गवर्नमेंट को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना, इदारों का टाइम किया है इन्होंने 9 बजे। क्या? तो इदारों का, यानी कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं ना, हाँ, यानी कि जो दफातर हैं जो है पाकिस्तान में, सुबह 9 बजे दफातर है। ठीक है, समझ गया। 9 बजे खुलते हैं जी। 9 बजे में गर्मी बहुत हो जाती है। जी जी। जो साहिल है ना, जो वो दफ्तरों में जो काम के लिए जाता है, या जो जिनका काम होता है दफ्तरों में, वो लोग जाते हैं तो वो ख्वार हो जाते हैं। और मैं छोटा मुलाजिम हूँ, मैं बल्कि हमसे 9 बजे जब पहुँचते हैं तो दिन बहुत गर्म होता है। आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा जल्दी शुरू करें? क्या चाह रहे हैं? आपके ख्याल में क्या टाइमिंग्स अच्छे रहेंगे? 8 बजे बेहतर है। ठीक है, तो मतलब कि एक तरह से आप चाह रहे हैं डे लाइट सेविंग टाइम टाइप कोई ना। गवर्नमेंट को इसका फायदा ये होगा कि उनकी एनर्जी जो है ना, वो बिजली सही है। ये रब नवाज साहब जी, ये मेरा ख्याल है मुशर्रफ के वक्त पे हमने किया भी था। आज ही हुकूमत, रब नवाज साहब मैं आपको अपडेट कर दूं, आज ही हुकूमत पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। गर्मी की जो लहर है अगले 1 हफ्ते तक चूँकि जारी रहेगी पंजाब में, तो उन्होंने स्कूलों के टाइमिंग्स जो हैं वो कम से कम चेंज कर दिए हैं, और क्या रखें? 7 से 11 बजे तक, पहले 8 से, और जुमे को जो है वो 7 से 10 बजे तक। ये तो किया है। नहीं, वैसे बात मेरे ख्याल सही है। तो दफातर का भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बात तो सही नहीं हो सकता। है। मुझे याद है जब मुशर्रफ के टाइम पे ये हुआ था ना, तो जब आप लोग कहते थे कि यार अच्छा वहाँ पे कब पहुँचना है, उसने कहा कि यार मतलब हमारे वक्त के मुताबिक या मुशर्रफ के वक्त के मुताबिक वो था। हाँ, वही था, यही था ना, डे लाइट सेविंग वाला। उन्होंने ये शेख रशीद और आगे टाइम क्लॉक चेंज किया था। अच्छा, मुझे पता नहीं, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि रमज़ान में सऊदी अरब में निज़ाम जो है वो पलट जाता है। अच्छा, यानी दिन में काम नहीं होता, दफातर जो हैं वो ईशा के बाद खुलते हैं और सुबह तक
खुले रहते हैं। पता नहीं है, चेक अब मुझे नहीं पता ये किस हद तक सही है, लेकिन अगर ऐसा है तो अच्छा है वैसे, सही बात और बाकी सही बात है यार, मशवरा गौर करनी है। गवर्नमेंट गौर करे इस पे, अच्छी बात है। उबैदुल्लाह खान है कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जनाब आप तीनों साथियों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। कबूल। ऐसे सर के एक तो ये चमन में जो हमारे जो लोग बैठे हुए तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं, जी जी, तो उनका सादा सा मुतालबा है कि ऐसे एक तो वहाँ पे जो कारोबार होता है वो तो 75 साल से चल रहा था, लेकिन अभी इस हुकूमत ने ये उनको कारोबार से रोक दिया है। बाकी हमारे जो कबाइल हैं यहाँ पे भी हैं और वहाँ पे अफगानिस्तान में भी है। अभी हमारे खुद ही मेरे अपने कजन जो है अफगानिस्तान में भी है, यहाँ पे भी है। अभी मेरा आना जाना कैसे होगा? मैं तो सादा से मुझे कोई इजाजत तो मिल जाए कि मैं आऊँ जाऊँ वहाँ पे गम शादी में। और इसके अलावा सर ऐसा है कि बिजली के जो गैस के जो मसाइल है हमारे कोयटा शहर में, अभी केस भी चल रहा है वहाँ पे हाई कोर्ट में, पेशियां हो रही हैं, बिलें लोगों की आ रही है हजारों रुपए में, और गैस है भी नहीं, और ये मसला चल रहा है। लोग बहुत परेशान है गैस के बिलों की वजह से। लोग एहतिजाज पे। उबैद भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो लोकल लोग हैं उनके लिए एक राहदारी सिस्टम है कि वो एक पर्ची होती है, उसकी बुनियाद पे वो ईरान चले जाते हैं या पाकिस्तान आ जाते हैं, क्या उसी तरह का प्लान चमन के लोगों को सामने हुकूमत ने पेश किया है, या वो ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ पासपोर्ट पे ही आ जा सकते हैं, या वो ये कह रहे हैं कि आप राहदारी ले लें, परमिट ले लें और अपना काम जारी रखें? मैं अपडेट जानना चाहता हूँ क्या है कि राहदारी होनी चाहिए। पासपोर्ट तो अभी बहुत ज्यादा है कि आप पासपोर्ट बना ले, फिर तो वो क्या कह रहे हैं, पासपोर्ट आप बनाएं या राहदारी का कह रहे हैं? वो राहदारी का कह रहे हैं सर, राहदारी मिलनी चाहिए। राहदारी मुतालबा राहदारी का है। गवर्नमेंट कह रही है पासपोर्ट होना चाहिए। अब सिस्टम को पासपोर्ट गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको वीज़ा दे देंगे 5 साल का, 7 साल का चाहिए, लेकिन आप डॉक्यूमेंटेशन पे आप ट्रैवल करें। ये कह रहे हैं कि नहीं, वो हमें सूट। हाँ, लेकिन ये है कि फिर अगर ये दो तरह के सिस्टम क्यों हैं? अगर ईरान की सरहद पे तो राहदारी चल रही है, क्योंकि सिंपल आंसर इसके आजकल क्या पिछले तकरीबन साल डेढ़ से आपके जो ताल्लुकात हैं अच्छा उनके साथ, ये उसके है, गेहूं के साथ जियोपॉलिटिक्स यार, और कुछ नहीं है, और क्या है। हाँ, अच्छा, ये मसला हल हो सकता है कॉमन सेंस के साथ, लेकिन यार वो भी डटे हुए बेचारे 6-7 महीने से जी बैठे हुए हैं। आज ये और चमन जो है वो मीडिया कैपिटल से ज़ाहिर है बहुत दूर कोने में है। कोयटा में भी देखें इस वक्त जो पूरा जो आपकी मार्केट्स है ना वो फ्लडेड हैं, चमन से जो आती रहती हैं चीज़ें, चाइना का माल, ये वो। तो इकॉनमी इतनी इंटरडिपेंडेंट है कोयटा कंधार की। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि अगर गवर्नमेंट ने एक दफ़ा ये तय कर लिया है कि अब डॉक्यूमेंटेशन पे होगा, जो पिछले दिहाइयों से होता है वो नहीं होगा, तो भी उनको इंगेज करके मुज़ाकरात करके मसले को हल करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत कितना अभी मुझे बता रहे थे कोयटा में 3 लोग तो शायद अभी तक मुजाहरों में जहाँ बक हुए हैं, और वो तस्वीरें भी चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि वो किस तरह फोर्स वहाँ पे यूज़ करते हैं उसको कुचलने के लिए। अच्छा, क्या मुझे ये भी नहीं पता, मालूम करना पड़ेगा कि ये भी तो हो सकता है कि नादरा का जो है ऑफिस, वहाँ जाके उनको मुजाहिरीन से कही यार हम खुद आ गए, आप इंदराज करवाएं, हम आपका पासपोर्ट बना के देते हैं। पासपोर्ट ऑफिस, हाँ, वहाँ मतलब पासपोर्ट ऑफिस, इमिग्रेशन वाले या महकमा दाखिला। अब ये मुझे नहीं पता कि हाँ पासपोर्ट वहाँ जाके स्मूथ है, वहाँ जाके ये पता कर क्यों नहीं अपना ऑफिस कायम करके कि यार ठीक है आप नहीं आ सकते, अब ये मसला है, चले फ़ीस भी माफ़ कर देते हैं, आपका पासपोर्ट मगर हम बना के दे देते हैं, उसी पे रेगुलेट कर लें। तो मुझे नहीं पता ये तजवीज़ भी ज़ेर गौर है या नहीं। मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते हम इस पर थोड़ा सा इसको इन डेप्थ देखें, रिविज़िट करें, क्योंकि बड़े अरसे से चल रहा है और हमारे जनरली हमारी मीडिया की इस पर नज़र नहीं है। तो आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास नूर ने अभी शो किया था इसको। अच्छा, तो चलें हम भी कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। कराची से हमारे साथ हैं शम्स ज़ुबैरी। वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों हज़रात को मेरा सलाम। मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में कॉल करता रहता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने कॉल की थी तो वसतुल्लाह खान साहब ने शाजिद जवानी साहब से कहा था कि ईद आई के अफसरान से पूछेंगे फिगर्स के बारे में, तो मैं थोड़ा सा आपसे टाइम लूँगा
कि अब नेक्स्ट बजट आने वाला है जून में और वही हमारी 10,000 पेंशन है यूपीआई के 5 लाख तकरीबन 4,20,000 है। इस सिलसिले में 550 अरब का सरमाया ये खालिस वर्कर्स का और एम्प्लॉयर का सरमाया है। 95 तक गवर्नमेंट मैचिंग ग्रांट देती थी, 95 में बेनजीर साहबा के दौर में वो मैचिंग ग्रांट बंद कर दी गई और इस वक्त जितना भी सरमाया है यूबीआई के पास वो सिर्फ वर्कर्स का और उनके एम्प्लॉयज का है और उसमें से 10,000 पेंशन ये दी जा रही है इस वक्त 3 के बराबर, जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो बेनिफिशरीज है उनको 12,000 दी जाती है। तो जो बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जवानियां लौटाई हैं 40 साल तक इस मुल्क की खिदमत करके प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, उनके लिए इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, जबकि ये आसानी से दे सकते हैं। मैं बाकायदा कैलकुलेट करके बता सकता हूँ कि ये दे सकते हैं। इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ से इनको 60 से 70 अरब आ रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, इनको उनका प्रॉफिट मिल रहा है, प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन में 60 अरब इनको मिल रहा है, प्लस इनकी प्रॉपर्टीज का किराया इनके पास आ रहा है। तो ये तमाम चीजें इनकम इनकी तकरीबन 70 से 80 बिलियन इनकी इनकम प्योर है, प्योर इनकम है इनकी, यानी खालिश इनकम जिसे हम कहते हैं। तो ये दे सकते हैं आसानी से, ये पेंशन डबल तो कम से कम आसानी से कर सकते हैं। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट से आप मुतालबा करें कि मैचिंग ग्रांट बहाल करें इससे। ठीक है, ठीक है, ये पेंशन ठीक है, तकलीफ है और अभी ये जो बजट आ रहे हैं और मुश्किलात आएंगी। गोइंग टू गेट वर्स पेंशनर्स के लिए। जो हमें आवाज़ें आ रही हैं और बाकायदा जो ये अभी जो IMF के साथ जो बातें चल रही हैं तो पेंशन्स पर। अच्छा, 30 साल पहले तो ये होता था कि रियासत लोगों से लेती भी थी और कुछ ना कुछ वापस भी कर दी थी। अब पिछले 10 साल से सिर्फ रियासत ले रही है, लेना है देना नहीं है, और देने में सिर्फ हीले बहाने हैं, जवाज़ है, मंतक है, मंतक से पेट तो नहीं भरता। और अभी देखें ये बजट वाला टाइम आएगा तो हम सब IMF को कोसेंगे, क्योंकि वो हमेशा ये कहते हैं कि सब्सिडीज आप कम करें। इस मुल्क में बजट और पुलिस हमेशा से खौफ का निशान रहे हैं। वक्फा ले लें। हमारे पास अगले कॉलर हैं डॉक्टर अतर शारजा से। डॉक्टर साहब सर। अस्सलाम वालेकुम। आखिरी चंद मिनट हैं, इख्तिसार से रखिएगा। जी सर, मुख्तसर अर्ज़ ये है कि गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया था सोनी धरती के नाम से कि ओवरसीज जो पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं लीगली तरीके से उनको कुछ पॉइंट्स दिए जाएं जो कि उनकी यूटिलिटी स्टोर वगैरह पे यूज़ हो जाएं, या नादरा में या वो आपके तालिबान एयरलाइन में भी या पासपोर्ट में। सर तो टोटली कम से कम पिछले 7 माह से कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं पाकिस्तान विजिट किया था, उन्होंने कहा जी ऐप में प्रॉब्लम है, अभी चल रहा है, कुछ बात हो जाएगा। ये दिसंबर की बात है। मैंने मेल भी किया है, इनको कांटेक्ट भी किया है, कॉल भी किया है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। सोनी धरती जी सर, पहले तो ये मतलब अच्छी बात है कि कहते हैं लोगों को लीगल तरीके से भेजना चाहिए, उस पर इंसेंटिव्स का अनाउंस करते हैं, लेकिन उसके बाद समझ गए डॉक्टर साहब, समझ गए। इस पर हमें फॉलो अप करना है। ये कंसर्न डिपार्टमेंट क्या है पता कर लेंगे ना। ओवरसीज पाकिस्तानी, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी ही बनती है। और फिर जाहिर है 2-3 और डिपार्टमेंट्स भी इसके अंदर आएंगे, वो इस पर डालेंगे, वो कहेंगे जी वो IT वालों ने ऐप खराब हो गई। हो सकता है उस मिनिस्टर की वजारत, ठीक है, हो सकता है उस सेक्रेटरी का ट्रांसफर हो गया। डॉक्टर साहब चलें इसको इस पे जरा सा देखते हैं इसको। का बिल वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर को पैसे नहीं दिए। अच्छा, अगले कॉलर हमारे साथ हैं सियाटल से बिलाल अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। सियाटल वाशिंगटन। मैंने कहा था कि ज़रार खोड़ो साहब के जो परिस्तार हैं वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया से लेके सियाटल वाशिंगटन। जी आप के पास 1 मिनट है अपनी बात करने को। हाँ तो सर आप हुक्म करें, आपको हम खालिस VPN बना के देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सर दे दो ना सर, का VPN हो, हम तो पैसे खर्चने हैं यहाँ पे VPNs पे। तो मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा दूसरी बात, आज डॉक्टर्स ने बड़ी कॉल की है, तो मेरी वाइफ भी डॉक्टर है जिसने USMLE के स्टेप्स दिए हैं सारे यहाँ पे USA में। और एक डॉक्टर USMLE बनाने के लिए आपको भी तकरीबन $20,000 खर्चा है। तो USMLE के अंदर बच्चों के बड़े ज्यादा नंबर आ रहे थे, बड़े एक्सेप्शनल नंबर्स, तो उसके अंदर फिर अमेरिकन जो इनका है इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो नेपाल से एग्जाम्स लीक हो रहे थे और फिर उन्होंने बैन लगाया। और उसके अंदर फिर कुछ पाकिस्तानी बच्चे भी उस जद में आए, उनके स्कोर्स उन्होंने कैंसिल किए। तो इसके ऊपर मेरी गुजारिश होगी कि आपके हर दिल अजीज फॉरेन मिनिस्टर सागडा जो कि उनको चाहिए कि वो अमेरिकन एम्बेसडर से मिलें और
जो पाकिस्तानी बच्चे हैं डॉक्टर्स बनना चाहते हैं तो उनके लिए एक्सपेडाइटेड वीजा प्रोसेसिंग होनी चाहिए। ठीक है सर, उनकी रेजिडेंसीज लग जाती हैं और उनके वीजा नहीं लगते। ठीक है सर, ठीक है। USMLE गुड हो गया। हमारे आखिरी कॉलर हैं लाहौर से फजलुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको सलाम। फजलुर रहमान लाहौर से बात कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। जी 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 हुक्म। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लाहौर बत्ती चौक से लेके आगे रायबेट तक ये मौसम नकवी साहब ने जो रोड बनाया है बिल्कुल जो है बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। जब से ये रोड बन रहा है सर छह लोग जो है ना। क्यों हो रहा है एक्सीडेंट सर? ये जब से बन रहा है वो तब से ये 6 जाने ले चुका है। उसके क्यों हो रही है एक्सीडेंट? क्यों हो रहे हैं? ये आगे कहीं कहते हैं कोई सरिया लगा हुआ, कहीं कहते हैं आगे कोई वो मिट्टी वगैरह लगा देते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट। नहीं मतलब अच्छा नहीं चल रही है। रोड सही तरह नहीं बना। हम समझना चाह रहे हैं कि मतलब क्या मसला क्या है सर? कुछ ना पूछे। एक मैं बहुत ही छोटी बात करना चाहूँ। ये जो रोड बनाया ये कहते हैं कि ये बनाया इन्होंने कि वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। ऊपर से रास्ता ही कोई नहीं है। वो 32 चौक से वो बैठेगा वो आगे डबल रोड कौन सा? हाँ वो रॉन्ग साइड से आने में मजबूर होंगे वो। ठीक है रॉन्ग साइड। सॉरी रहमान साहब, वक्त खत्म हो गया है। बात अधूरी रह गई लेकिन मेरे ख्याल एक से ज्यादा मसला है इसके साथ जिस तरह ये बता रहे हैं। हमें प्रोग्राम वाइंड अप करना है। इंशाल्लाह अगले जुमे को अगर हो सका तो आप दोबारा कॉल कीजिएगा तो फिर उसको देख लेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।